हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समकालीन भारत में शिक्षा, जो एजुकेशन है आपकी। एजुकेशन के सेमेस्टर थर्ड का जो लेसन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया था, तो लेसन नंबर 4 में हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था, उसके आगे का जो है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जैसे पहला पॉइंट है आपका इसमें लिंग के ऊपर, तो ये जो हमारा पॉइंट है वो है क्या, इसको हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो लिंग को आमतौर पर साझा भूमिकाओं, अपेक्षाओं और मानदंडों के आधार पर समाज के भीतर पुरुष और महिला व्यवहार, विशेषताओं और भूमिका के आधार पर परिभाषित किया गया है। यानी अगर हम बात करें कहीं पर भी स्त्री और पुरुष की बात की जाती है, तो वहां पर जो है इस जेंडर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये बोला जाता है। अब लिंग जो है वो एक सामाजिक निर्माण है जो महिलाओं को पुरुषों से अलग करता है और परिभाषित करता है कि महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के साथ कैसे सहभागिता करते हैं। अब ये भूमिका और अपेक्षाएं समाज से सीखी जाती है और समय के साथ बदली जा सकती है। आगे देखते हैं, भूमिकाएं संस्कृतियों के साथ साथ भिन्न भिन्न हो सकती हैं। लड़कियों की शिक्षा भारत में लड़कों से पिछड़ गई है। बताया जाता है जैसे कि आपने देखा होगा अभी जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ इस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने स्लोगन भी सुना होगा। तो सेम यहाँ पर वही बताया गया है कि जो आजकल क्या हो गया कि समाज के अंदर जो है ये भूमिकाएं बहुत ज्यादा अलग होती चली जा रही है और लड़कियों की जो शिक्षा है लड़कों से पीछे रह गई है। आगे अगर हम इसमें बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक अर्थमैटिक विश्लेषण से पता चला है कि सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को नियंत्रित करने के बाद लैंगिक असमानता कम हो जाती है। हालांकि जो क्षेत्र के विशिष्ट प्रभावों को अर्थमैटिक मॉडल में शामिल नहीं किया गया था। अब इसके अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो जैसे हमारा ये पहला इसमें टॉपिक समझ लेते हैं। जुलाई 2003 में क्या हुआ, भारत सरकार ने प्रारंभिक स्तर पर जो भी गरीब या वंचित लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या करा था, उनको अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया। सर्व शिक्षा अभियान। अब इस योजना में क्या हुआ, संशोधन के रूप में प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों के लिए शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि NPEJAL नामक एक नई योजना बनाई गई। ठीक है, अब यह योजना वहां पे लागू की गई और जहां पर लिंग अंतर अधिक है और महिला साक्षरता शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों यानी कि EBB में राष्ट्रीय औसत से कम है। अब यहाँ पर क्या देखा गया कि जो इलाके जैसे कि जो एरियाज हैं, जो एरिया जो है वो क्या है, वो बिल्कुल बैकवर्ड है। ठीक है, बैकवर्ड है, तो उनको ज्यादा ध्यान दिया गया। अब उसके बाद देखेंगे आपके भारत में क्या हुआ कि 18 से लेकर 24 तक के जो बीच आयु वर्ग में परिभाषित की जाती है, मुख्य रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाती है। महिलाओं को उच्च शिक्षा नामांकन 24 से 50% बनाने के बावजूद भी उच्च शिक्षा के भीतर अभी भी लैंगिक असंतुलन है। अब विज्ञान के केवल 1/3 छात्र और इंजीनियरिंग के 7% छात्र जो है वो महिलाएं हैं, बाकी सब बॉयज होते हैं। ठीक है, या फिर पुरुष अगर हम इनको बोल सकते हैं बॉयज। ठीक है, तो यहाँ देखें अगर जैसे कि लैंगिक समानता, तो लैंगिक समानता भी शैक्षिक विकास और गरीबी को कम करने के लिए एक पूर्व शर्त है। यह मानवीय अधिकार है कि गरिमा और स्वतंत्रता के साथ में जिया जाए। ठीक है, अब जो शिक्षित महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, पूरे परिवार और समुदाय की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए बहुमूल्य योगदान देती हैं और जो बदले में अगली पीढ़ी की प्रतिष्ठाएं हैं। वो बोलते हैं ना कि अगर आप इफ यू एजुकेट अ बॉय यू एजुकेट ओनली अ बॉय, इफ यू एजुकेट अ गर्ल इट मीन दैट यू एजुकेट अ फैमिली। ठीक है, अगर आप लड़का पढ़ाते हो तो लड़का ही पढ़ता है, पर एक लड़की पढ़ाते हो तो वो एक पूरा परिवार पढ़ता है। ठीक है, तो हम लैंगिक समानता हासिल कर सकते हैं जब महिलाओं और पुरुषों को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिले। इक्वालिटी की अगर बात की जाए, समानता की बात की जाए, अधिकार और दायित्व का आनंद मिलता है और इसका मतलब है कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान शक्ति और प्रभाव के समान अवसर हैं। शिक्षा और करियर की संभावनाओं पर भी समान दावे से महिलाएं अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार कर सकेंगी। तो ये हमारी लैंगिक समानता है। लैंगिक समानता अगर इक्वालिटी की जाएगी कि जो लड़का है और जो लड़की है वो मतलब एक बराबर रहे, तो क्या होगा, तो फिर जो है हमारे भारत के अंदर हर चीजों को जो है हर चीज से जो है निपटा जा सकता है, चाहे फिर वो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जो है जॉब प्रोफाइल हो या कुछ भी हो। अब मेन चीज ये आती है कि चलो ठीक है, अगर हम एजुकेशन की अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर जो है गर्ल्स एजुकेशन की अगर हम बात भी करते हैं, ठीक है, कि गर्ल्स को एजुकेशन दे देनी चाहिए, परंतु उसके सामने कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ सीमाएं हैं। वो सीमाएं क्या हैं, नंबर 1 कि भाई गरीबी और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एक ग्रामीण संदर्भ में या बेटी की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण खर्च बन जाता है। कि भाई गरीबी सबसे पहला कारण है कि भाई खर्चा कहाँ से आएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें बाल विवाह और गर्भावस्था, यह अनुमान है कि भारत में 27% से भी ज्यादा जो लड़कियां हैं वह शादी
उनके 18वें जन्मदिन से पहले ही हो जाती है, यानी कि बिलो 18, ठीक है, बिलो 18 ही उनकी शादी कर दी जाती है। उसके बाद में घर से दूर स्कूल होते हैं, वे यात्रा के दौरान हिंसा और उत्पीड़न का अनुभव करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनका जो है ग्राफ जो है वो बिल्कुल डाउन चला जाता है एजुकेशन के मामले में। सुरक्षित और निजी शौचालयों का अभाव, सभी सरकारी स्कूलों में 40% में से एक कामकाजी सामान्य शौचालय का अभाव है। बताया गया है कि भाई वहाँ पर जो हमेशा 2 शौचालय होने चाहिए, तो फीमेल के लिए अलग और मेल के लिए अलग, परंतु ऐसा स्कूलों के अंदर बहुत कम होता है। लिंग असमानता है, लड़के की तुलना में कम गुणवत्ता वाले स्कूल के वातावरण का अनुभव करें। अब इसमें भी ये देखा जाता है अपने जैसे कोएड स्कूल होता है, ठीक है, तो ऐसे स्कूल भी बहुत ज्यादा जो है कम है, और गर्ल्स की जो तादाद है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है, और इस वजह से जो है लड़कियों की ये सीमाएं हैं जिसकी वजह से लड़कियों की शिक्षा जो है पूरी नहीं हो पाती है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि जी माता पिता की क्या भूमिका है, तो बचपन के समाजीकरण के आवश्यक एजेंटों के रूप में माता पिता समाज में उपयुक्त समझने जाने वाले लिंग भूमिकाओं में बच्चों का मार्गदर्शन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बच्चे को स्टार्टिंग से ही, वो बच्चे को बचपन में जो है लिंग भूमिका व्यवहार या फिर तो होश पूर्वक या अनजाने में सिखाते रहते हैं। परिवार भी बच्चों को उन मूल्यों को सिखाते हैं जो कि वे जीवन भर धारण धारण करेंगे। वे अक्सर अपने माता पिता के नजरिए को ही केवल काम के बारे में बल्कि शिक्षा, देशभक्ति और धर्म के महत्व के बारे में भी अपनाते हैं। कई शोधकर्ताओं ने बेटियों पर बेटों की शिक्षा के लिए माता पिता की वरीयता पर प्रकाश डाला है, और कई घरों में लड़कियां जो है वो स्कूल का उपयोग कर सकती हैं और वे इस प्रकार के स्कूलों का उपयोग कर सकती हैं। यह निर्णय वित्तीय अनिवार्यताओं और सामाजिक वरीयताओं दोनों पर आधारित है, ठीक है। तो एक शिक्षित लड़की परिवार और समाज के लिए एक परिसंपत्ति है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो वो एक परिवार को, एक समाज को, मतलब सबके लिए ही वो बहुत ज्यादा जरूरी होगी। अब ये इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या दिखाया गया है कि एक घर में शिक्षित और सशक्त माँ, अगर कोई एक माँ है जो कि वो शिक्षित है, तो देखो क्या होगा कि भाई वो अगर शिक्षित होगी तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए अपने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देगी वो, ठीक है, और संसाधनों को बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में स्थानांतरित करने के माध्यम से फिर एक स्वस्थ और शिक्षित बच्चा स्वस्थ और शिक्षित वयस्क में विकसित होता है। जैसे उसको सिखाया जाएगा वैसे ही वो आगे चलता रहेगा। उसके बाद में अगर हम देखें तो शिक्षित वयस्क वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है। अगर एक एजुकेटेड वुमेन है तो इससे जो बच्चा होगा, जो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, तो उसकी आने की जो संभावना है ना आगे, वो इंटेलिजेंसी जो उसका आईक्यू होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ी लिखी है, तो उसको हर चीज को मेंटेन करना आता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे किस चीज की, शिक्षक, टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स की क्या भूमिका है, टीचर्स की क्या भूमिका है। तो एनपीई 1986 के तहत इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा में महिलाओं की स्थिति में बदलाव आएगा और इससे महिला सशक्तिकरण होगा। वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात की जाती है। शिक्षकों का परीक्षण, शिक्षण संस्थान की सक्रिय भागीदारी इस नीति का लक्ष्य होगा। मौजूदा लैंगिक संबंधों पर जो सवाल उठाने के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए मामले में शैक्षिक प्रक्रियाएं परिवर्तनकारी होनी चाहिए। स्कूल वह जगह होनी चाहिए जहां पर लड़कियों और लड़के बहस करते हों, नए दृष्टिकोण का पालन करें और नए रास्ते और पहचान पैदा करें कि भाई क्या सही है क्या गलत है। इसे हासिल करने के लिए शिक्षक की नौकरी चुनौतीपूर्ण है। शिक्षक वर्ग, कक्षा के बाहर और अंदर, चाहे वो अंदर की बात करें या बाहर की बात करें, लड़कियों और लड़कों के सामाजिक संबंधों को आकार देते हैं और लैंगिक समानता के लिए आगे बढ़ाते हैं। अब इसके अंदर बताइए कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहले शिक्षक को लिंग निष्पक्ष भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और छात्रों को इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षकों को लड़कियों और लड़कों से समान अपेक्षाएं रखनी चाहिए और लड़कों से कठिन नौकरियों और लड़कियों से नाजुक कार्य की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ये लड़की है तो इससे हम जो है, ये लड़की है तो इससे हम घर के काम करवा लेते हैं, जो लड़का है इससे हम बाहर के काम करवा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को इक्वलिटी यानी कि दोनों को एक जैसा अधिकार देना चाहिए, दोनों को एक जैसे कार्य देने चाहिए। आगे बताया गया शिक्षकों को उपलब्धि में सक्रिय रूप से लिंग अंतर को दूर करना चाहिए। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए लिंग निष्पक्ष आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लड़का है तो इसको आपने डांट के समझाया, लड़की है तो बड़े प्यार से समझाया। अगर दंड के अधिकारी दोनों है तो दोनों को ही दंड दिया जाना चाहिए, और अगर प्यार की अधिकारी लड़की है तो लड़के को भी प्यार से समझाया जाना चाहिए। शिक्षक को लड़कियों को समान तरीके से कक्षा गतिविधि में भाग लेने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। गलत कृत्यों के लिए आलोचना नहीं की जानी चाहिए। अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो छात्रों को भूमिकाओं और जिम्मेदारी आवंटित करते समय शिक्षक को कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए कि कौन सा काम किसे दो। तो इससे क्या होगा, छात्राओं का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मजबूत होगा अगर आप ऐसा करेंगे।
लड़कियां भविष्य की महिलाएं हैं, इसलिए शिक्षकों को, माता पिता को और उन्हें कई करियर विकल्पों के लिए लड़कों की तरह तैयार करना चाहिए। सेकंड लास्ट, शिक्षक देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति में योगदान देते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना और सम्मानित किया जाना चाहिए। शिक्षक शिक्षण पद्धति, कक्षा प्रबंध तकनीकों और श्रम विभाजन और संसाधनों के आवंटन में सुधार से लैंगिक असमानता को मुक्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें आपका टॉपिक आता है धर्म। अब धर्म के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो धर्म क्या है, धर्म को अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। धर्म क्या है, तो धर्म भी एक सार्वभौमिक संस्था है जो कि आदिम से आधुनिक समाज तक मौजूद है। और आगे बताया गया है कि जो फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे एमिल दुर्कheim ने धर्म को पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं और प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने धर्म को लेकर बोला है कि भाई जो धर्म है ना वो क्या है, पवित्र चीजों से संबंधित है। ठीक है, ये धर्म है। कार्ल मार्क्स को छोड़कर इस बात पर आम सहमति है कि समाज में धर्म की कार्यात्मक भूमिका है और कई बार इसकी कठोरता भी बेकार हो जाती है। धर्म सभी ज्ञात समाजों में मौजूद है। धार्मिक मान्यताएं, प्रथाएं संस्कृति से संस्कृति में बदलती है। सामाजिक नियंत्रण धर्म के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। अब कौन कौन सी चीजें इसके अंदर है जो धर्म साझा करते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं वो देखिए। प्रतीकों का सेट, सबसे पहला पॉइंट का मतलब होता है जो आपके सिंबल होते हैं, सिंबलों का प्रतीक। ठीक है, यानी कि प्रतीकों का सेट पूरा। श्रद्धा और विस्मय की भावनाओं का आह्वान करना, अनुष्ठानों या समारोह और विश्वासियों का एक समुदाय, तो ये इसकी विशेषताएं हैं धर्म की। और अनुच्छेद 28 के अनुसार बताया गया, राज्य द्वारा संचालित संस्थाएं ना तो किसी धर्म का प्रचार करेंगी और ना ही धार्मिक शिक्षा देंगी और ना ही किसी भी धर्म के व्यक्ति का पक्ष लेंगे। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर कभी भी किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में बात नहीं की जाती। ठीक है, और ना ही उनके बारे में किसी की पुस्तक के अंदर कोई ज्ञान है। तो इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत ये बोला गया, राज्य तो ना तो राज्य और ना ही कोई अन्य एजेंसी राज्य निधियों द्वारा प्रतिबंधित भी किसी स्कूल में धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकती। अनुच्छेद में आगे ये भी प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और सरकार सहायता प्राप्त स्कूल में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को माता पिता की सहमति के बिना किसी भी धार्मिक गतिविधि के बराबरी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य है कि जहां अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित संस्थाएं राज्य से सहायता अनुदान के लिए पात्र हैं, वहीं वे छात्रों को संस्था में दिए गए धार्मिक निर्देशन का पालन करने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते। बच्चों को ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर बोले कि भाई ठीक है तुम ये जो है वाला धर्म अपना लो या इस धर्म के बारे में आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। और छात्र अपनी धार्मिक विचारधारा थोपे बिना बिना अपने धार्मिक चरित्र को बनाए रख सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई भी वो इशू नहीं होगा। फिर आता है आपका धर्म और शिक्षा। धर्म और शिक्षा क्या है, देखिए धर्म और शिक्षा का गहरा संबंध है, लेकिन शिक्षा प्रदान करने में हम धर्म के बारे में इस व्यापक दृष्टिकोण को अपने सामने रखते हैं। किसी खास समय पर धार्मिक नजरिए ने हमारे शैक्षणिक विचारों को प्रभावित किया है। इससे धर्म के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण को कोई मूल्य नहीं देना चाहिए। आचरण के मानदंड प्रदान नहीं करने चाहिए। शिक्षा रास्ता चाहती है और नई पीढ़ी को सिखाती है। रास्ता कैसे तय किया जा सकता है, धर्म बताता है कि हम क्यों पैदा होते हैं और हमें अनंत शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो धर्म और शिक्षा के बीच में यहाँ पर सारी की सारी टिप्पणियां दी गई हैं। जैसे प्राचीन काल में क्या होता था, गुरुकुल, मदरसा, चर्च आदि में लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, इसलिए माना जाता था कि धार्मिक शिक्षा ही बच्चे में नैतिक और धार्मिक मूल्यों को जागृत करने का मार्ग है। और यही कारण था कि बच्चों को हिंदू धर्म में वेद, ईसाई धर्म में बाइबल और इस्लाम धर्म में कुरान सिखाया जाता था। इसलिए बच्चे को भी जो शिक्षा मिलती थी वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से उसके धर्म से निर्देशित होती थी। ठीक है, उसको धर्म से निर्देशित होती थी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि घर में ही बच्चे को जो भी अनौपचारिक शिक्षा मिलती है वह ही कुछ हद तक धर्म द्वारा निर्देशित होती थी। और यही सब चीजें इसमें बताई गई कि बोरुआ और अय्यर के अनुसार भारत में स्कूलों में बच्चों का नामांकन सामुदायिक मानदंडों से प्रभावित है, जैसे कि धर्म के लोग। ठीक है, इस तरीके से प्रभावित वो इसमें मानदंडों में प्रभावित किया गया है। अब बात आती है कि इसके अंदर स्कूल की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो स्कूल समाज में एक मौलिक और महत्वपूर्ण संस्था है। स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे के विकास का जो है, अगर हम बात करें 90% हिस्सा जो है डिपेंड करता है। तो स्कूल में छात्र लोकतांत्रिक जीवन यापन और शिक्षित हो जाते हैं। स्कूल व्यवस्था में सभी धर्मों, संस्कृति, परंपराओं का समानता मिलती है। भारत कई समुदाय, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, धर्मों और भाषाओं का देश है। भारत को बोलते हैं ना तमाम विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज, परंपरा, समुदाय, मान्यता, धर्म, भाषा सब कुछ इकट्ठे हैं।
और एक सामाजिक इकाई के रूप में स्कूलों के बहु विचरण संस्कृति और परंपराओं के बीच समानता और साम्यता बनाए रखना हमेशा एक चुनौती है। अब आधुनिक भारत में क्या होता है, अनेकता में सद्भाव और एकता बनाए रखने के लिए स्कूलों पर किसी भी आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी का सम्मान करने की बड़ी जिम्मेदारी है। स्कूलों को अपने मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए ताकि समुदाय का कोई भी वर्ग स्कूल प्रणाली पर हावी ना हो, और स्कूल को लोकतांत्रिक माहौल स्थापित करना चाहिए जहां पर सभी धर्म और संस्कृति शांति और सद्भाव साझा कर सके, जहां एक दूसरे के धर्म और संस्कृति के प्रति सम्मान विकसित किया जा सके। उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका जाति। स्पेनिश और पुर्तगाली कास्ट से प्राप्त जाति शब्द का अर्थ जो है वो क्या है, जाति यानी कि वंश या फिर नस्ल। पुर्तगालियों ने आधुनिक अर्थों में कास्टा को नियुक्त किया है। अब जब उन्होंने इसे भारत में जाति नामक वंशानुगत भारतीय सामाजिक समूह पर लागू किया था तो जाति की उत्पत्ति मूल शब्द जना से हुई है जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। इस प्रकार जाति का संबंध हुआ जन्म से, यानी कि जहां पर देखो जना जाति जाति। अब एंडरसन और पार्कर के अनुसार जाति सामाजिक वर्ग संगठन का वह चरम रूप है जिसमें व्यक्तियों की स्थिति पदानुक्रम में वंश और जन्म से निर्धारित होती है। जहां आपका जन्म हुआ उस आधार पर आपकी जाति निर्धारित कर दी गई। ठीक है, अब उसके बाद देखें ये जो आपका जाति स्त्रीकरण जो प्रणाली है वो क्या है, ये तो आप पहले से ही और बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि हिंदू धर्म के अंदर बताया जाता है कि जो 5 प्रमुख जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है वो कौन कौन सी जाति हैं, जैसे कि ब्राह्मण, जिसमें पुजारी, शिक्षक, चिकित्सक, ये इनके कार्य के आधार पर बांटा गया। ठीक है, कि जो जिसका कार्य होगा उस आधार पर। सैनिकों का काम था वो सैनिक और युद्ध, जो क्षत्रियों का काम था वो सैनिक और युद्ध में जाएंगे, वो योद्धा बनेंगे। वैश्य जो थे वो कौन थे, व्यापारी थे, यानी कि वो सिर्फ बिजनेस करेंगे। ठीक है, शूद्र कौन थे, जो कि नौकर और मजदूर वर्ग होगा, जो इन लोगों की सेवा करेंगे। उसके बाद में अछूत वर्ग आता है, सामाजिक आउटकास्ट, अशुद्ध, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी की बात की जाती है, जिसमें कि छोटी मोटी जो कास्टों को इसके अंदर ऐड किया जाता है। अब बताया गया कि जाति की विशेषताएं क्या होती है। तो जाति की विशेषताओं में हम सबसे पहले देखते हैं कि यह एक सामाजिक समूह को संदर्भित करता है जिसके लिए सदस्यता जन्म से तय की जाती है, यानी कि जन्म के आधार पर ही जो जिस जाति के अंदर जन्मा है उसको उसी जाति के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि हमने देखा क्या कि जाति को अंतर्विवाहन समूह के पदानुक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसके व्यवसायों आदि के सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करता है। एक जाति समूह के सदस्य आमतौर पर अंतर्विवाही होते हैं, इसलिए वे आपस में शादी कर लेते हैं। और जातियों को मोटे तौर पर सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों में सामाजिक रूप से परिभाषित किया जाता है। और जाति प्रणाली में लोगों का विभिन्न सामाजिक समूहों में विभाजन शामिल है, और जहां लोगों के कर्तव्य और अधिकारों का निर्धारण जन्म से शायद ही किसी लचीलेपन के साथ में किया जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका टॉपिक आता है कि शिक्षा और जाति व्यवस्था। शिक्षा और जाति व्यवस्था। भारत शक्तिशाली सामाजिक संस्थाओं का देश है। शिक्षण संस्थाओं तक पहुंच बनाने में जाति की अहम भूमिका मानी जाती है, और प्राथमिक शिक्षा सहित शिक्षा का हर स्तर जो सार्वभौमिक प्रतीत होता है उसमें भी जाति व्यवस्था की पैठ है। ये सामाजिक पैठ निम्न जाति के लाखों बच्चों की उन्नति के लिए नुकसानदेह है। अब नतीजतन वे गरीबी के दुष्चर्म में फंस गए हैं, और भले ही उन्हें किसी भी खास स्कूल में दाखिला मिल गया हो लेकिन उनकी उपस्थिति कम है। निम्न वर्ग और जाति से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा की कमी, संसाधनों की कमी और ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उनकी पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर भी अधिक है। उसके बाद में आपका आता है इसके अंदर वर्ग प्रणाली। अब वर्ग प्रणाली क्या है, वर्ग मतलब स्थितिकरण मुक्त है, कठोर नहीं है। वर्ग के सदस्य स्थिति, जीवन स्तर और अन्य उद्देश्यों कारकों पर आधारित है। एक वर्ग के सदस्यों को वर्ग चेतना होती है। वर्ग जाति से ज्यादा लचीला होता है, यानी कि ग्रुप, पूरा समूह। अब मोसीवर ने क्या बोला है, सामाजिक वर्ग समुदाय का कोई एक ऐसा भाग है जिसे सामाजिक स्तर पर शेष भाग से सीमांकित कर दिया गया है कि भाई ये एक अलग सा एक समुदाय है और उसी को वर्ग किया गया है, समुदाय। ठीक है ना, समुदाय। अब इन वर्गों में भी उपवर्ग है, और ऊपरी उच्च वर्ग, मध्यम उच्च वर्ग, निम्न उच्च वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च निम्न वर्ग, इस तरीके से वर्ग इसके अंदर बटे हुए हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि भाई कक्षा विभाजन के लिए सामान्य आधार देखो, संपत्ति, पूंजीवादी, गरीब और संपन्न और विपन्न। शिक्षा में निरक्षर है, साक्षर है। व्यापार व्यवसाय में किसान, क्लर्क, अधिकारी, उद्योगपति आदि ये सब इसमें शामिल है। जो वर्ग प्रणाली की विशेषताएं हैं वो क्या है, स्थिति के पदानुक्रम की प्रणाली है। सामाजिक श्रेणी की एक प्रणाली जो कि मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है, ये वर्ग प्रणाली है। धन और शक्ति के असमान वितरण से चिन्हित होती है, यानी कि धन और शक्ति का जो असमान वितरण है उससे पता चलता है वर्ग का। जाति व्यवस्था से ज्यादा गतिशील होती है,
और एक ऐसी प्रणाली जिसमें स्तर के किसी के स्वयं के प्रयासों से पर्याप्त होता है, ना कि किसी को अंकित किया गया, सौंपा या विरासत में मिलता है। विरासत का मतलब क्या है? लेगेसी, कि कोई चीज जैसे कि आपके पिताजी की थी, फिर आपकी हो गई, फिर आपके बच्चे की हो जाएगी, ठीक है। एक प्रणाली जिसमें वर्ग संरचना की कुछ हद तक स्थायित्व होता है, और एक स्तर और एकजुटता पर आधारित एक प्रणाली, ठीक है। तो आपका जो है इसके अंदर आपका एक लास्ट टॉपिक छूटा हुआ है बस, और उसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की वैसे जरूरत है भी नहीं। और ये जितना भी अभी मैंने आपको बताया है, ये लेसन नंबर 4 आपका जो है फुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।